तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए को आपने मुंतखब किया, उनको वोट दिया, मगर आप देखते हैं कि 10 साल में इबादुर रहमान साहब कुछ काम नहीं करवा सके। मैं ये समझने से कासिर हूं कि आखिर कांग्रेस पार्टी अररिया से इबादुर रहमान साहब को टिकट देते हैं जिनकी सेहत नासाज रहती है। कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों अमूर से मस्तान साहब को टिकट देती है जो बेचारे बराबर चल नहीं सकते। आखिर क्यों बैसा से राजद सुभान साहब को टिकट देते हैं जिनको 30 साल एमएलए रहे, वो और मस्तान साहब पर कुछ काम नहीं करवा सके। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ 11 तारीख को जब आपको अररिया की तरक्की के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को देकर कामयाब करिए। यहाँ पर मंजूर आलम साहब की कामयाबी सीमांचल के जनता की कामयाबी होगी। मंजूर आलम साहब की कामयाबी अररिया के उस जनता की कामयाबी होगी जो अररिया में विकास को देखना चाहते हैं, नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर नदी कटाव का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर सैलाब आ जाता है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि शिक्षा के मामले में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है। ये अहम काम इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मंजूर आलम साहब इस काम को करवाएंगे। और ज्यादा क्लासी में सैलाब आता है और सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की सरजमीन को बीजेपी ने बदनाम करके रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल को आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और आकर कहते हैं कि सीमांचल अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में घुसपैठी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? इसके बावजूद अगर कोई घुसपैठी आता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आए होती है? सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सीमांचल में कोई काम नहीं दिखा सकते। इसलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और एक समुदाय को बदनाम करने के लिए वो ये कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठी आ जाते हैं। अरे बताओ, तुमने IIM बनाया तो तुमने बिहार में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने एम्स बनाया तो भागलपुर और पटना में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई बिहार में, पटना में बनाई, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने पुलिस बॉर्डर एडमिशन का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, पटना में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। आखिर कब तक सीमांचल की जनता से नाइंसाफी होती रहेगी? इसका जवाब बीजेपी और नीतीश कुमार के पास नहीं है। बिहार की जनता ने 3 मरतबा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की जनता नीतीश कुमार को 20 साल से अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। मगर बताइए, आपने 3 मरतबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, 4 साल तेजस्वी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए, सीमांचल की जनता को क्या मिला? सीमांचल की जनता को कुछ नहीं मिला सिवाय झूठ और दिल खड़े खातों के। मैं आपको ये लड़ाई सीमांचल के सम्मान की लड़ाई है। ये सीमांचल की लड़ाई है, हिंदू और मुसलमान और सब मिलकर यहाँ पर रहने वाले, चाहे वो शेखरा हो, चाहे गुलैया हो, हमारे हिंदू भाई हो या हमारे सुल्तानपुरी भाई हो या शेरशाहबादी हो, दलित समाज हो, अंसारी मोमिन हो, नक्सली धुंधा हो,
भाई हजाम बेबी है, शेखवा है, ये सब लोग मिलकर सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना है। कि बदन झाड़ के निशान पर बदन लगाकर आप अररिया की विधानसभा में इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी आप हासिल कर सकेंगे। मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी बहन बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। क्या ये बात सच नहीं है? बताए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कि सीमांचल में सबसे ज्यादा एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखकर जब पैदा करती है तो वो बच्चा या बेटी जब पैदा होती है 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अगर मर जाते हैं बिहार में तो सीमांचल में मरते हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची माँ की गोद से पैदा होने के बाद अभिक्षेप पैदा होता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर बच्चों का सबसे ज्यादा इस सीमांचल में। आज लोग मुझ पर उंगली उठाकर इल्जाम लगाते हैं गिरता परिस्थिति का। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ मैं किसी समुदाय या किसी जात के खिलाफ कभी नहीं रहा। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। सीमांचल का बच्चा स्कूल में जब जाता है तो रोज नहीं है, कुश्ती में कर जाता है तो कभी दूध में मर जाता है। सीमांचल का बच्चा स्कूल जाता है रोज नहीं है तो जाता है तो एक्सीडेंट में मर जाता है। सीमांचल के बच्चे 16 साल की उम्र में यहाँ से पलायन करके भारत के कोने कोने में पंजाब, हैदराबाद, मुंबई, बंगाल, दिल्ली, कोलकाता चले जाते हैं। आखिर इस पलायन को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को नहीं रोक पाते। कब तक तुम सीमांचल के घुसपैठिया की सरजमीन कहोगे? मोदी साहब से वादा कर रही है कि हम इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को, इन तकालीफ को दूर करेंगे। ऐसा आखिर चाहिए ना? क्या कर रहे हैं आप? सब पीछे से धक्का सुनिए हमारी बात को। अरे बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, बैठो। भाई हमको जाना है, आप 6-7 जगह पे जाना है। आप थोड़ी देर सुन लीजिए हमारी बात। मंजूर आलम साहब के बोलने पे हम एक प्रोग्राम कैंसिल करके आपके लिए यहाँ पर आए। सुनिए सुनिए भाई आप भाषण देंगे हम देंगे। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ने क्या किया? वक्फ का कानून बनाया। वक्फ का कानून में वो मस्जिद को छीनना चाहते हैं, दरगाह को, खानखाह को, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं। आपकी आंखों में देखा और आपकी कानों में सुना कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला देकर ये बताया मोदी को, नीतीश कुमार को कि ये संविधान के खिलाफ तुम काला कानून बना रहे हो, तुम वक्त को बचाने के लिए नहीं बना रहे हो बल्कि वक्त को छीनने के लिए, मस्जिद को छीनने के लिए कानून बना रहे हो। दुनिया ने देखा कि हमने 128 पेजिस का रिपोर्ट कर दिया। दुनिया ने देखा कि हमने बीजेपी के नीतीश कुमार के एमपी की आंखों में आंखें डाल कर कह दिया कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और हमने मस्जिद छीनने के कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट की सरजमीन पर फेंक दिया। हम पूछना चाहते हैं जेडीयू के उम्मीदवार शगुफ्ता साहिबा से, क्या मस्जिद शेख की होती है? क्या मस्जिद पिलैया की होती है? क्या मस्जिद सुरजापुरी की होती है? क्या मस्जिद शेरशाहवाली की होती है? अरे मस्जिद सबकी होती है, इसका मालिक अल्लाह होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ वक्फ के कानून के ऊपर तुम्हारा क्या मत? आप बताइए। मोहतरमा शगुफ्ता आजम साहबा से हम पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी में मस्जिद, दरगाह, खानखाह को छीनने का कानून बनाया, बताइए कुछ तो बोलिए। क्या इस चीज को आप अमल करते हैं? एक अगला इलेक्शन के लिए आप आते हैं मोदी का नुमाइंदा बनकर,
और वो नरेंद्र मोदी जिसने पूरे भारत में फिर चलाया। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ, बनाओ पीपल का लाभ का जो कानून मोदी ने बनाया वो संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम महिलाओं से और नाइंसाफी करता है। क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? CAA का कानून मोदी बनाया, बताइए मोहतरमा क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? मैं अररिया की जनता से कह रहा हूँ, आप जब 11 तारीख को डालने जाएंगे तो क्या आप ये जो वक्फ का काला कानून बनाया गया है, जो मस्जिद और दरगाह के खिलाफ कानून बनाया गया है, तो आप इसके खिलाफ वोट देंगे? आप मोदी को 11 तारीख में पैगाम देंगे? तुम्हारे सारे कानून मखरूज नहीं करती है। याद रखिए, अगर यहाँ से JDU का उम्मीदवार कामयाब होगा या फिर वो इबादुर रहमान साहब कामयाब होंगे तो अररिया की जनता की नाकामी होगी। सीमांचल से नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। आपको मोदी को हराना है और एक निकम्मे इबादुर रहमान को भी नाकाम करना है, जिसको 10 साल का मौका मिला और उसको भी किया। याद रखिए, आज असदुद्दीन अवैसी से दुश्मनी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हम सच्चाई के बयान करते हैं। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सुन कह रहे हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल की जनता को कभी गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मगर सीमांचल का मान सम्मान की लड़ाई ओवैसी लड़ता था, लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। 11 तारीख के दिन आपको अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। 11 तारीख को आप इत्तेहाद के शीशा पुराई दीवार की तरह आपको मजबूत रहना है। याद रखिए, जब तक मंजूर आलम कामयाब नहीं होगा सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सीमांचल से इंसाफ में नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में किया, न राजद ने न गठबंधन के लोगों ने किया। सुनने अररिया की जनता, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलते। अगर सीमांचल को बदलना है तो सीमांचल के नाम पर और सरकार बदलने से तुम्हारे बच्चों की मौत खत्म नहीं होगी। सरकार बदलने से हमारे नौजवान बच्चे पलायन करना नहीं रोक देंगे। ये उस वक्त खत्म होगा जब तुम्हारे वोट से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार जब तक हो जाएगा तो इन जालिमों से कहेगा कि मैं अररिया और सीमांचल की जनता के इंसाफ लड़ने आया हूँ। आपने 75 साल में, बिहार में 75 साल में कभी सत्ता में राजद थी, कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी JDU नीतीश कुमार थी। बताओ कि 75 साल में पटना, भागलपुर, दरभंगा, वहां पर इतना क्या हो गया, सीमांचल से क्यों नहीं हुआ? तो जिसके तुमने वोट दिया वो जीत कर कट्टा जाकर गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। उनको तुम्हारे लोगों की मौत याद नहीं आती, उनको सैलाब में जो जमीन चली जाती उसमें लोग का कारोबार घर बार बर्बाद हो जाता, उनको याद नहीं होता। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि मंजूर आलम साहब को आप वोट नहीं दे रहे, आप असदुद्दीन ओवैसी की झोली में हमारा साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। अपील कर रहा हूँ हमारे शेखराबादी से, मैं अपील कर रहा हूँ सुरजापुरी के अल्लाह सारा बरादरी से, मैं दलित समाज से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद भावन की पार्टी हमारे साथ है। याद रखो, बाबा साहेब अम्बेडकर से जब किसी ने पूछा था कि बताओ बाबा साहेब, दलित समाज के 100 से ज्यादा MP पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलित समाज के MP को कामयाब करना चाहते हैं? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 70 साल पहले तारीख की जवाब दिया था। सुनने अररिया की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि दलित समाज के 100 से ज्यादा MP को आरक्षण मिलता है पार्लियामेंट में, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलते। कब खोलते अपना मुंह जब उनके अंगड़ाई लेना।
इबादुर रहमान को 10 साल मिले, क्या किया इबादुर रहमान साहब? आप बताओ राजिया की जनता के सामने, आप बताओ आपने क्या किया? आप अगर कोई काम किए बताया, जब आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, इतना बड़ा विधानसभा कैसा इन जनता का काम कर सकेंगे? अगर आप ये दौरे में 10 साल से हो, याद रखो वो जमाना चला गया, वो जमाना बदल गया। ये नौजवान तारीख में तुमने जो खून खेला था उसको मरने का अधिकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर मुझे शायर का शेर याद आ रहा है। मैं अपनी बात वो कहकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था मोदी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में और तेजस्वी के बारे में और इबादुर रहमान साहब के बारे में कहा था। सुनिए उस शायर ने क्या कहा था, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। उस शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आवाज भाग होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आवाज भाग होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईद, तब उसका जवाब प्यारा तो होश से देंगे। और जालिमों सुन लो, हालात बदलने वाले हैं, दौर बदलेगा यकीनन इंशाअल्लाह। सीमांचल में आपकी आवाज कामयाब, यकीनन आपकी आवाज कामयाब होगी। मैं जेडीयू के मोहतरमा से कह रहा हूँ, आप जाकर नीतीश कुमार और मोदी से कह दो, जो अपने आप को वक्ता फिरौन और यजीद समझते हैं। मैं कहना चाहूंगा इबादुर रहमान साहब से कि जाकर आप अपने बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं से कह दो, जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, अगर तुम फिरौन हो तो याद रखो मूसा आएगा, मूसा आएगा। अगर तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल-फसानी आएगा, अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर तुम झूठ हो जो तुम हो तो सच आएगा, अगर तुम अंधेरा हो जो तुम हो तो नूर आएगा, अगर तुम बातिल हो तो हक आएगा, और अगर तुमने काम नहीं किया जो तुमने नहीं किया तो ना इबादुर रहमान ना शगुफ्ता को मिलेगा, बल्कि मंजूर आलम को मिलेगा। तो 12 तारीख को पवन छाप देंगे, सीमांचल को कामयाब करेंगे। हमारी मां बहनों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, अपने बेटों के पलायन को रोकने के लिए, सैलाब का काम, नदी का कटाव का काम कराने के लिए हम अपनी मां और बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 11 तारीख को मोदी को पैगाम दीजिए कि तुमने ऐसा कानून बनाया जो हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनना चाहते हैं, और अगर कोई इनकार करता है तो बता दो, मैं आने को तैयार हूं, तुम मेरे सामने 5 मिनट बैठ कर बहस नहीं कर पाओगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाइए हमारे साथ नारा सीमांचल जिंदाबाद, मुस्लिम हिंदू एकता जिंदाबाद, पुलैया जिंदाबाद, शेरशाहजादा जिंदाबाद, शेरशाह जिंदाबाद, शेरशाह जिंदाबाद,
दलित समाज जिंदाबाद, मंसूरी दुनिया जिंदाबाद, राहुल कुंद्रा जिंदाबाद, गरीब मजदूर किसान जिंदाबाद, मीर फैजी हजान धोबी जिंदाबाद, अररिया की जनता जिंदाबाद। कदम छाप हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या हम इस उम्मीद पे जाए कि 11 तारीख को पूरा जितने लोग यहाँ पर हैं, जहाँ तक अल्लाह हमारी आवाज आपके कान और दिल तक पहुंचा रहा है, पूरा अररिया एक होकर मंजूर आलम को वोट देगा कदम छाप पर। तो आप अल्लाह कामयाब करे, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। और आपके बाद मजलिस ने कह दिया कि उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी। सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री बनेगा और सीमांचल से इंसाफ होगा। शुक्रिया।